हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो उधर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से। तो साम्राज्य का प्रशासन का जो है पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रमुख राजनीतिक केंद्र। जिस प्रकार भारत की राजधानी दिल्ली से प्रकार मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और यह 4 प्रांतीय केंद्र जो थे वो प्रमुख राजनीतिक केंद्र में 4 प्रांतीय केंद्र जो थे वो थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ठीक है, अब जो तक्षशिला और उज्जैनी है वो व्यापार मार्ग पर स्थित थे। जिस प्रकार जैसे हम मथुरा जब जाने की बात करते हैं तो हम वहाँ पर धार्मिक केंद्र के बारे में सोचते हैं कि हमारे को कृष्ण नगरी के दर्शन करने हैं। उसी प्रकार जब ये तक्षशिला उज्जैनी दिमाग में आते तो उस समय तक्षशिला और उज्जैनी व्यापार मार्ग के लिए प्रसिद्ध थे, वो व्यापार मार्ग पर स्थित थे। फिर तोसली और स्वर्णगिरी। अब जो स्वर्णगिरी है, स्वर्ण का मतलब होता है सोना और गिरी मतलब पहाड़। गिरी वो बादाम की गिरी वाला नहीं, ये गिरी मतलब पहाड़ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सोने का पहाड़। तो ये कर्नाटक में स्थान है। वो किस लिए प्रसिद्ध था? कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था ये। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे सोना आसानी से मिल जाता था, यहाँ पे सोने की खदान थी। फिर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपका आवागमन के साधन। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो किस प्रकार के साधनों का यूज़ करते थे। जब भी हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता लगाना पड़ता है कि किस प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जैसे उनके आवागमन के साधन क्या रहे? भूमि और नदी। भूमि मतलब वो जमीन, ठीक है, और नदी मार्ग से पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अगर आप देखोगे आज हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, अलग अलग जो है मार्गों का यूज़ करते हैं जाने के लिए, उसी प्रकार ये भूमि और नदी मार्गों का यूज़ करते थे। फिर आता है मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा आदि की व्यवस्था। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन कितना मजबूत है कि लोग इधर से इधर जा रहे हैं, उस पर भी वो मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा आदि की सभी व्यवस्था कर रखी है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जैसे यात्रियों के ठहराव। अब एक बड़ी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर टाइम भी लगता था, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो है नहीं उन पर, या एरोप्लेन तो है नहीं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मन चाह 1 घंटे में पहुंच गए। तो यात्रियों के ठहराव की व्यवस्था की गई थी उनके लिए कि वो एक जगह पर स्थान पर रह सकें अगर वो बड़ी लंबी यात्रा के लिए निकले हैं। फिर उनके खाने पीने का उत्तम प्रबंध था, वहाँ पर सुरक्षा का अच्छे से प्रबंध था कि वहाँ पर उनके साथ कोई ऐसा ना हो कि डाकू आए और उनका सारा सामान लूट जाए। तो सुरक्षा का भी प्रबंध था। देखिए कितना बढ़िया तरीके से उनका प्रशासन चल रहा था, जो आने वाले अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। ठीक है, फिर सेना का प्रबंध किस प्रकार हुआ? सेना का प्रबंध मेगास्थनीज बताता है। मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका। ठीक है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कभी, तो ये ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत था जो इधर आया था। ठीक है, सेना वो बताता है यहाँ पर जो है सेना की एक समिति थी और 6 उप समितियाँ थी जो सेना का जो है देख रेख करती थी, सेना का प्रबंध करती थी। सेना के प्रबंध के लिए उन्होंने सेना की एक समिति और 6 उप समितियाँ बनाई थी। ठीक है, फिर इसके बारे में देखिए डिटेल में। सेना का प्रबंध क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उच्च कोटि का था, यहाँ पर अच्छा था उसने बताया है मेगास्थनीज ने। फिर एक समिति थी और 6 उप समितियाँ थी, वो ऐसा बताता है, जिसमें जो है 6 उप समितियों में एक नौसेना का संचालन करती थी। इनकी जो नौसेना थी, एक यात्रा या तो खान पान का संचालन करती थी कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है उसमें कोई दिक्कत ना आए, खाने पीने में कोई दिक्कत ना आए। तीसरी, पैदल सैनिकों का संचालन। पैदल जो सैनिक है हमेशा हर राज्य के लिए जरूरी है पैदल सैनिक, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है, पैदल सैनिक बहुत जरूरी थे। ठीक है, फिर अश्वारोहियों का प्रबंध व संचालन। जो घोड़े वाले युद्ध होते हैं, घोड़ों पर चढ़कर वो लड़ते हैं, तो उसका भी उन्होंने प्रबंध करा। अश्वारोहियों का प्रबंध करा, उसका संचालन करा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग थी चीज़ के बारे में, इनके बारे में। फिर रथारोहियों का संचालन करा, हाथियों का संचालन करा। इसके अलावा भी एक और उप समिति थी जिसका काम था उपकरण जो होते हैं, टूल्स जो होते हैं अलग अलग, उसको ढोने के लिए जो है बैलगाड़ियों की व्यवस्था करी। कि वो बैलगाड़ियाँ देखी होगी, हाँ, गाय का पति जो होता है बैल, उसके ऊपर जो है सामानों को ढोया जाता है। ठीक है, बैलगाड़ियों को, उपकरणों को ढोने के लिए उन्होंने बैलगाड़ियों की व्यवस्था करी। सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी वो उप समिति। जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करती थी। ठीक है, कि जानवर भूखे तो जाएंगे नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान, हाँ, उन्हें खाना तो पड़ेगा ही।
इसके अलावा वो जानवरों के लिए देखो चारे की व्यवस्था करते थे। वो उप समिति जो थी, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना था उनका काम। जो सैनिक है उसकी देखभाल करें, बेचारा थक गया, लड़ रहा है दिन भर, उसके लिए सेवक रखे। फिर शिल्पकारों की नियुक्ति करना, कोई भी जो बड़ा साम्राज्य है वहाँ पे शिल्पकार जरूरी है अलग अलग शिल्पकला के लिए। जब हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा या जब हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, वहाँ भी शिल्पकारों के बारे में पढ़ा। तो शिल्पकार हर जगह होते हैं जो बड़ा साम्राज्य है। फिर धम्म महातो की नियुक्ति, ठीक है। धम्म महातो की नियुक्ति किसने करी थी? अशोक ने, ठीक है। अशोक ने धम्म महातो की नियुक्ति करी थी, जिसका उद्देश्य था जनसाधारण का जीवन सुधारने के लिए उन्होंने धम्म महातो की नियुक्ति करी। धम्म महामात का काम क्या था? धम्म महामात क्या करते थे? वो धम्म का प्रचार करते थे। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि धम्म है क्या? कोई धर्म नहीं है। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि वह एक नैतिक नियमों का संग्रह था। कि जो नैतिक नियम है, क्या मोरालिटी, जैसे पंचतंत्र की कहानियों में आप मोरालिटियाँ पढ़ते हो ना, वैसी वाली मोरालिटी थी, ठीक है। इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं थी। मगर अशोक जो एक समझदार व्यक्ति था, अशोक को पता था कि इस दुनिया में धर्म ही सबसे बड़ा माना जाता है। लोग अपनी बीवी को इतना प्यार नहीं करते जितना धर्म को करते हैं। धर्म के नाम पर उत्पात करते हैं, लड़ते हैं, राजनीति करते हैं। आजकल तो आतंकवादी भी बन जाते हैं। चाहे साधारण इंसान अपने धर्म के बारे में 1% भी ना जानता हो, लेकिन लड़ने मरने के लिए जब देखो तैयार ही रहते हैं, ठीक है। तो उसने दिमाग लगाया, इसका धम्म नाम रखते हैं, नैतिक नियमों का संग्रह बोल देंगे, नॉर्मल चीज़ बोल देंगे तो मानने से रहे। तो उसने रखा इसका नाम धम्म, ठीक है। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म कोई वो जो अकबर का वो जो धर्म था, ठीक है, जिनने अकबर ने बनाया था उसकी तरह नहीं था। ये धम्म एक नैतिक नियमों का संग्रह था, ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, मगर उससे पहले आप अभी तक ये पूरा का पूरा जो है मैंने बताया वो अच्छे से समझे हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। वो है कि स्वर्णगिरी किसके लिए उपयोगी था? व्यापार के लिए, सोने के लिए, साम्राज्य के उत्तम प्रशासन के लिए या चांदी के लिए? अब आपको कमेंट में आंसर देना है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आंसर जरूर दीजिएगा कि किसके लिए उपयोगी था, चाहे गलत दो। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय राजा ने धम्म महामात नियुक्त किए थे? अभी बताया, अब बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य 2, ठीक है। इनमें से कौन सा था वो? इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, अशोक के धम्म के विषय में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है MCQ में। यह नैतिक नियमों का संग्रह था, असत्य कौन सा, ये ध्यान रखना। इसके सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे, साधारण थे और सभी मान सकते थे, ऐसा था। और इसका उद्देश्य लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रखना था। यह सबके द्वारा माने जाने वाला धर्म था। इनमें से कौन सा असत्य है, तो ये बताइएगा जरूर। इससे आप सिर्फ याद ही नहीं कर रहे चीज़, आप समझ रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने स्पेशल MCQ क्वेश्चन भी बीच में डाले। तो अब मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 19वीं सदी में इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू करी। 19वीं सदी, अब जिसका इतिहास में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा शुरू से, उसको मैं बता दूं, 19वीं सदी का मतलब होता है 1800 से 1900 तक का काल, ठीक है। तो 19वीं सदी में इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की जो रचना शुरू करी। भारत का आरंभिक इतिहास, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जान रहे हैं, हड़प्पा के बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में जानना शुरू करा। फिर मौर्य साम्राज्य के इतिहास को एक प्रमुख काल माना गया। उन्हें जब मौर्य साम्राज्य को पढ़ा, मौर्य साम्राज्य को जाना, तो उसे इतिहास का एक प्रमुख काल बताया कि इस काल में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, ठीक है। फिर भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। जब उन्होंने साम्राज्य के बारे में पढ़ा, इसके अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ा, जब उन्होंने चंद्रगुप्त, अशोक, इन सब के बारे में जाना, तो उन्हें लगा ये तो बड़ा चुनौतीपूर्ण जो है साम्राज्य था भारत में, ये तो बड़ा उत्साहवर्धक है। क्योंकि उनका देखिए अभी भारत पे अंग्रेज राज कर रहे हैं, अलग अलग राजा हुए, इतने अच्छे से काम नहीं करा, तो उनका पूरी तरह मोराल डाउन हो चुका है इतिहासकारों का। तभी वो देखिए कैसी बातें कर रही है, चुनौतीपूर्ण उत्साहवर्धक था, ठीक है। क्योंकि इस तरह का राज्य उन्हें अभी तक देखने को नहीं मिला था। अभी इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, इतना भारत पुरातत्वविदों में इतना बढ़िया काम नहीं हुआ था, आने वाले समय में होता है। तो भारत को ये चुनौतीपूर्ण उत्साहवर्धक लगा इतिहासकारों को ये साम्राज्य, उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा भी, ठीक है। फिर मौर्यकालीन सभी पुरातत्व साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रस्तर मूर्तियाँ, अब बता दूँ, प्रस्तर मूर्तियों को कहते हैं स्टोन स्कल्पचर। प्रस्तर मतलब स्टोन, पत्थर, ठीक है। यह एक अद्भुत कला के प्रमाण थे यहाँ की, ठीक है। फिर अशोक, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए
अभिलेख पर लिखे संदेश अन्य शासकों से भिन्न है। जब उन्होंने देखा अशोक के अभिलेखों को, अशोक के अभिलेख देखे तो उन्हें लगा कि ये तो अन्य शासक जो हुए हैं भारत में, ठीक है, उनके जो अभिलेख उनसे तो ये बिल्कुल अलग ही अभिलेख हैं इसके। हाँ, ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों पर जोर दे रहा है। इन्हें राजा होने के बावजूद कलिंग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो है युद्ध को छोड़ दिया, बोला अब मैं शांति अपनाऊंगा, ठीक है। बाद के राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे। हाँ, जो विनीत थे इसके अलावा उन राजाओं से अलग थे जो बड़ी बड़ी उपाधियाँ जो अपने नाम के साथ जोड़ते थे, करते कुछ ना हो भले मगर अपनी उपाधियाँ जरूर जोड़ लेंगे। फिर 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना, ठीक है, कि उन्होंने इससे प्रेरणा ली कि कितनी अच्छी बातें कर रहा है, इसने नैतिक नियम जो बताए, क्योंकि नैतिक नियम कौन पालन कर रहा है, हाँ जानते सब है, पालन कोई नहीं कर रहा। तो उन्होंने इससे प्रेरणा ली कि आने वाले समय में हम इससे सीखें, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत था। फिर यह साम्राज्य जो है मात्र 150 साल तक ही चल पाया। मगर दुख की बात यह है, इसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता कि बहुत बड़े समय तक राज करा हो, ऐसा भी नहीं था। फिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। अब ये भी बता दूं कि यहाँ पर नए शासक और रजवाड़े आने लगे। अब जैसे ही मौर्य साम्राज्य जाता है, कई लोग बोलेंगे मैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व पर आ गया हूँ, ये पहले तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व होना चाहिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कैसे आ गया। तो मैं बता दूं मेरे भाइयों जिन्होंने अभी तक इतिहास में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, पहले जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो जैसे 6ठी शताब्दी हुआ वो बड़ा काल हो गया, ठीक है। फिर दूसरी शताब्दी उससे भी बड़ा काल हो गया, 6ठी शताब्दी पहले हुआ और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व उसके बाद हुआ, ठीक है। जैसे आसान लैंग्वेज में बताता हूँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आया, ठीक है। फिर जैसे ही समय गुजरा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आया, ठीक। हम जब ईसा पूर्व की बात करते हैं तो वर्तमान से अतीत की ओर उल्टा जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो है बाद का काल हुआ, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य आया, उसके बाद नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लग गए। फिर आता है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। उससे पहले आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कुछ ही लोग जवाब देंगे जो इतिहास को बोर नहीं बनाना चाहते, वही कि हम मौर्य साम्राज्य से जो है आज के समय में क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर जरूर दें, जो देना चाहते हैं भले गलत दें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की व्यू से नहीं है, बिल्कुल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मगर ये आपको जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानने में सहायता करेगा, आपको रिसर्चर बनाएगा उसके बारे में। तो ज़रूर बताएं अगर आप इंटरेस्टिंग है तो, ठीक है, अगर आप भी मेरी तरह इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में। फिर आता है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार, ठीक है। अब दक्षिण के राजा और सरदार की तरफ बढ़ते हैं। सरदार और राजा, पहले बताता हूँ सरदार और सरदारी कौन थे। सरदार और सरदारी, ठीक है। सरदार जो है वो एक शक्तिशाली व्यक्ति है, एक पावरफुल, ठीक है, ऋतिक रोशन की तरह, क्लियर है। पद, उसका पद, ठीक है, पद वो वाला पद नहीं, ठीक है। पद मतलब उसकी पोजीशन, वो वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। वंशानुगत मतलब बाप के बाद बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, जैसे कांग्रेस में हो रहा है या फिल्मों में होता है, जैसे कपूर खानदान हुआ, उसके अलावा भी बड़े सारे हमारी इंडस्ट्री में हो गए कि बाप के बाद बेटा हीरो बन जाता है, वैसा। मगर यहाँ पर नहीं भी हो सकता, ऐसा भी माना गया कि सरदार के बाद उसका बेटा बने सरदार, ऐसा भी नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी, ऐसा क्लियर नहीं पता उन्हें। फिर इनके समर्थक कौन होते थे, उसके खानदान के लोग, ठीक है। खानदान के जो लोग होते थे वो उनके समर्थक होते थे, उनके खानदान में जो लोग हैं उनकी सहायता करते थे, उनका समर्थन करते थे। फिर इनका कार्य क्या था, कार्य था विशेष अनुष्ठान का संचालन, जो यज्ञ कर रहे हैं, कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका संचालन, उसे पूरा करवाना, नेतृत्व कर रहे हैं उसका। फिर युद्ध के समय नेतृत्व करना, राजा है ना एक तरह से, ठीक है, उसके युद्ध के समय नेतृत्व करते हैं, आगे आते हैं, कटने मरने के लिए तैयार। फिर विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, लड़ाई हो गई एक दूसरे में, आ गए जी सरदार जी आ गए, बताएंगे अब कि कौन सही कौन गलत, मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं विवादों को निपटाने में। फिर अधीन जो लोग होते थे इनके कौन, उनसे ये जो है भेंट लेते थे अधीन लोगों से। फिर उस भेंट को ये राजा की तरह नहीं कि छीना छपटी कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, ये भेंट लेते थे, फिर उसको अपने समर्थकों के बीच में उसका वितरण कर देते, बांट देते थे उस भेंट को, ठीक है, समर्थकों में उस भेंट का जो है वितरण कर देते थे। सरदारी जो है क्या है, वो कोई उसके पास जो है स्थायी सेना या अधिकारी नहीं है, वो समय पड़ने पर लोगों से ही, किसानों से ही उन्हें सेना बना लेता है, अधिकारी बना लेता है, ऐसा था। कोई राजा की तरह हो
ये धीरे धीरे, पहले तो राजा के पास भी नहीं होते थे, बाद में राजा के पास भी स्थायी सेना अधिकारी आने लग गए। ठीक है, फिर उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में तमिलकम। तमिलकम क्या है, इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों को जो है तमिलकम कहते हैं। उधर क्या क्या हुआ, चोल, चैर, पांडे जैसे सरदारियों का जो उदय हुआ। चोल, चैर, पांडे जैसे ये सरदारी थे, जिसके बारे में आप जब कॉलेज में जाओगे उसके बारे में पढ़ोगे, चोल, चैर, पांडे ये सरदारी हुए भारत में। ठीक है, फिर ये राज्य जो है सरदारी वाले बात करी, ठीक है, ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। विभिन्न प्रकार के स्रोतों से इनकी जानकारी मिलती है, जैसे उदाहरण के लिए तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविता हैं जो सरदारों का विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार किया। अब जैसे हमारे को तमिल संगम ग्रंथ है, तमिल के संगम ग्रंथ है, वहाँ से हमें कविताएं मिलती हैं। उन कविताओं में बताया गया कि ये सरदार जो है अपने जो सोर्स हैं उसको कैसे इकट्ठा करते थे, उसमें लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते, कैसे वितरण करते थे, बांटते थे। ठीक है, इन सब के बारे में हमने जाना। फिर कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। ठीक है, कई सरदार जो है राजा वो व्यापार करते थे। आज भी, आज से रिलेट करो, बोरिंग मत बनाओ, से पढ़े मत जाओ। जैसे भारत में व्यापार द्वारा टैक्स आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है, उसी तरह ये कई सरदार जो है राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, अपने रिवेन्यू जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसवी तक, ईसा पूर्व से ईसवी, ईसा से पहले ईसा के जो है जन्म काल के जो चलता रहता है उनके बाद का काल, उसे ईसवी कहते हैं। तब तक इनका सातवाहनों का शासन रहा। ठीक है, वो उनके बारे में, और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन शामिल थे, ये सारे। तो ये पार्ट 2 हुआ कंप्लीट। पार्ट 3 में आगे पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करें पहले चैनल को, फिर वीडियो, ताकि आपको अलग अलग वीडियो मिलते रहे जब भी हम डालें, क्योंकि हम आपको सिर्फ रटवाने पर जोर नहीं देंगे, इससे भी बढ़िया और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े जरूर, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं जो जो क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अभी के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।